क्रोनिक फेरेंजाइटिस हर उस फेरेंजाइटिस का नाम है। क्रोनिक मीन्स फॉर द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए जब इन्फेक्शन हो तो उस फेरेंजाइटिस का नाम क्रोनिक फेरेंजाइटिस है। इस लॉन्ग टाइम के इन्फेक्शन के साथ साथ कौन कौन से फीचर्स अपीयर होंगे? नंबर वन, आपको पता होना चाहिए कि उसमें पेशेंट में क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस। नंबर टू, हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस नहीं होगा सिर्फ, इसमें साथ साथ हाइपरट्रॉफी ऑफ सीरो म्यूकस ग्लैंड भी होंगे। सीरो म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और सीरो म्यूकस ग्लैंड के साथ साथ सब एपिथेलियल जो फोलिकल्स हैं सब एपिथेलियल, इनकी भी क्या होंगी, हाइपरट्रॉफी होगी। तो इस कंडीशन का नाम क्रोनिक फेरेंजाइटिस है। हर उस कंडीशन का नाम क्रोनिक फेरेंजाइटिस है जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जिसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस, सब म्यूकस ग्लैंड, सब एपिथेलियल lymph नोड्स और फोलिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसका नाम क्रोनिक फेरेंजाइटिस। टाइप्स की बात करें तो एक का नाम है क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस, दूसरे का नाम है क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस। क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस उस फेरेंजाइटिस का नाम है जिसमें क्या हो, हर उस फेरेंजाइटिस का नाम क्रोनिक केटरल है जिसमें कंजेशन हो। जिस फेरेंजाइटिस में कंजेशन हो, कहाँ पर? पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में। पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में कंजेशन हो जाए तो उसका नाम क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस है। किसकी वजह से? म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से तो कंजेशन हो जाए पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में, इसका नाम क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस है। अभी इसके काज की बात करें, इसके क्या क्या काज है? नंबर वन, काज में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इसका जो काज है वो है इन्फेक्शन नाइबरहुड। फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, उनमें टॉन्सिल्स हैं, उनमें क्या हो, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन इन नाइबरहुड, तो उसका नाम तो उसकी वजह से भी क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस। नंबर वन, क्या है इन्फेक्शन? रेनाइटिस हो सकता है। रेनाइटिस के साथ साथ साइनोसाइटिस हो सकता है, साइनोसिस के इन्फेक्शन में। साइनोसाइटिस के बाद साथ साथ अगर टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस हो सकता है तो उसकी वजह से कंजेशन अपीयर हो सकती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस अपीयर। नंबर टू, दूसरा जो काज है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, माउथ ब्रीथिंग कर रहा है, माउथ ब्रीथिंग हो रही है, तो माउथ ब्रीथिंग के साथ ही उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि नोज़ में क्या है, नोज़ में एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। नोज़ में ख़ास किस्म की फ़िल्ट्रेशन होती है और एयर को क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड किया जाता है और वहाँ पर एक प्रॉपर किस्म का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर माउथ में हो तो माउथ में वो प्रोसेस नहीं है, तो माउथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेरिंक्स में इन्फेक्शन हो सकता है। फेरिंक्स में क्या होगा, इन्फेक्शन काज होगा और माउथ ब्रीथिंग में इन पेशेंट्स में क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा। नंबर थर्ड वन, तीसरे जो अगर मैं बात करूं, तीसरा जो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी पेशेंट को क्या हो, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हो तो उसकी वजह से भी क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस हो सकता है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आता है? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूं तो नेज़ल पॉलिप्स, नेज़ल पॉलिप्स हों ज़्यादा। नंबर टू, एलर्जिक हो, एलर्जिक रेनाइटिस हो, एलर्जी की कंडीशन हो, उसमें क्या हो, एडिनाइड हो या कोई ट्यूमर अपीयर हो तो उसमें क्या हो सकते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस हो सकते हैं। नंबर फोर की अगर बात करें, अगर इरिटेशन हो रही है फेरिंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेशन में भी क्रोनिक केटरल फेरेंजाइटिस। नंबर फिफ्थ की बात करें, अगर कोई इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर स्मोक वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पर भी फेरेंजाइटिस कंडीशन। नंबर सिक्स की अगर बात की जाए तो सिक्स में क्या होता है, सिक्स में फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन।
कोई पर्सन अगर फॉल्टी वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है, फॉल्टी वॉइस मतलब ये है कि फॉल्टी वॉइस का मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ, कोई सिंगर है, रॉक स्टार कुछ भी है, तो वहाँ पर वो एक्सेसिव वॉइस को यूज़ कर रहे हैं, हाकी कर रहे हैं, क्लियरिंग कर रहे हैं, स्नॉटिंग कर रहे हैं, फेरिंग्स को क्लियरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फेरेंजियल न्यूरोसिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो उस फेरेंजियल न्यूरोसिस की कंडीशन की वजह से क्रोनिक कैटलोफरेंजाइटिस अपीयर हो सकता है। क्रोनिक कैटलोफरेंजाइटिस कंडीशन का नाम है जिस पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में म्यूकस प्रोडक्शन हो जाए, काजेज इन्फेक्शन नेबरहुड में होगा, रिनाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस की वजह से माउथ ब्रीडिंग करे, क्योंकि हमें पता है कि नोज में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर वो नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेज़ल पॉलिप, एलर्जिक और एडिनाइट की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से इरिटेशन हो रही है, एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है और फॉल्टी वॉइस, एक्सेसिव क्लियरिंग, स्नॉटिंग वगैरह कर रहा है, तो उसकी वजह से क्रोनिक कैटलोफरेंजाइटिस। अभी दूसरे जो है क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस। क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है, और उस फेरेंजाइटिस का नाम क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस है, जिसमें पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, पोस्टीरियर की जो फेरेंजियल वाल है उसमें क्या होगा, उसमें पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल हो जाए तो उस कंडीशन का नाम क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस है। याद रहे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस। इसे हम ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस भी कहते हैं। और ग्रेनुलर फेरेंजाइटिस के साथ साथ आपको पता होना चाहिए देयर विल बी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थिकन फेरेंजियल वाल होती है, थिक फेरेंजियल वाल अपीयर हो जाती हैं, और वो थिक फेरेंजियल वाल की वजह से इट विल लुक लाइक हाइपरट्रॉफी, और वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और उसमें फेरेंजियल वाल में एडीमा हो जाता है, फेरेंजियल वाल में कंजेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन का नाम क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस है। याद रहे थिकनेस के साथ साथ पोस्टीरियर जो फेरेंजियल वाल है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल जो है, इसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी के साथ साथ देयर विल बी अ रेडिश नोड्यूल। उसमें क्या होंगे, उसमें रेडिश नोड्यूल्स अपीयर होंगे, और जो लेटरल फेरेंजियल वाल है उसकी भी साथ में क्या होगी, लेटरल फेरेंजियल वाल की साथ में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेटरल फेरेंजियल वाल, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में रेडिश नोड्यूल होंगे, और इसके बाद वुल्वा जो है वो क्या होगा, एलोंगेटेड हो जाएगा, वुल्वा एलोंगेटेड, और एलोंगेटेड के साथ साथ एडोमेटस हो जाएगा, एडीमा अपीयर हो जाएगा। तो ये कौन सी फेरेंजाइटिस है, इस कंडीशन का नाम क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस है, जिसमें क्या हो, थिकन फेरेंजियल वाल हो, कंजेशन हो जाए, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में रेडिश नोड्यूल्स अपीयर हो जाए, लेटरल फेरेंजियल वाल में हाइपरट्रॉफी, और वुल्वा जो है वो एलोंगेटेड एडोमेटस हो जाए, तो उस कंडीशन का नाम क्रोनिक फेरेंजाइटिस हाइपरट्रॉफिक। अभी ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए क्रोनिक फेरेंजाइटिस की ट्रीटमेंट नंबर 1, जो वॉइस रेगुलर रिप्रोड्यूस हो रही है, फॉल्टी वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वॉइस को क्या करना है, नंबर 1 में वॉइस को रेस्ट देना है, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, वॉइस को रेस्ट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ इरिटेशन अगर हो रही है तो वो रिमूव करने के लिए वार्म सैलिन गार्गल्स कर सकते हैं, और वार्म सैलिन गार्गल्स करने के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ जनरल एनाल्जेसिक भी यूज़ कर सकते हैं, और जनरल एनाल्जेसिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि पेन की कंडीशन कम हो जाए। वॉइस रेस्ट, स्पीच वगैरह, वार्म सैलिन और जनरल एनाल्जेसिक वगैरह क्रोनिक फेरेंजाइटिस की कंडीशन में दिया जाता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस किसे कहते हैं, टाइप्स क्या है, क्रोनिक कैटल फेरेंजाइटिस और क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फेरेंजाइटिस। अगला जो है वो है एट्रोपिक फेरेंजाइटिस और केराटोसिस फेरेंजाइटिस, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।